मित्रों नमस्कार। टॉपर्स क्लब IAS अकादमी म्युनिसिपल लखनऊ में आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। संस्कृत भाषा व्याकरण के श्रृंखला में अभी हम लोग पिछले वीडियो में प्रत्याहार तक पहुंच चुके हैं। आज हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे स्वर और व्यंजन पर, जिसमें आज का विषय हमारा संस्कृत व्याकरण में स्वर उच्चारण को लेकर के और स्वर के कितने प्रभेद होते हैं, क्योंकि यहाँ से आपकी परीक्षाओं में विविध प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। यथा स्वर का उच्चारण स्थान पूछा जाता है, फिर उसके प्रभेद कितने होते हैं, उच्चारण स्थान के आधार पर यह कितने प्रकार का होता है, इस प्रकार के प्रश्न परीक्षाओं में आते हैं। तो आज हम इस पर चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम वर्णमाला। वर्णानां समूहः वर्णमाला कथ्यते। वर्णमालायाः परिभाषा वर्तते। संस्कृत भाषायां वक्तुं शक्यते वर्णमालानां समूहः वर्णमाला कथ्यते। अर्थात वर्णों के समूह को हम लोग वर्णमाला कहते हैं। यस्मिन् स्वराः व्यंजनानि च भवन्ति। अत्र पश्यामः वर्णाः। वर्णाः कतिधा भवन्ति, तो अत्र पश्यतु वर्णाः द्विधा। द्विधा इत्युक्ते दो प्रकार के होते हैं। प्रथमं स्वराः, द्वितीयं व्यंजनानि। सामान्य रूपेण सर्वे जानन्ति। अत्र पश्यामः स्वराः के भवन्ति अथवा स्वराणां परिभाषा किं भवति। अत्र पश्यामः, अत्र लिखितम् अस्ति स्वयं राजन्ते इति स्वराः। स्वयं राजन्ते इति स्वराः अर्थात जो स्वयं सुशोभित होते हैं ऐसे अक्षर स्वर कहे जाते हैं। परंतु यहाँ पर सुशोभित होने का तात्पर्य यह नहीं है कि किसी आसन पर सुशोभित होना, बल्कि उसके उच्चारण को लेकर के कहा जा रहा है। अर्थात जो स्वर होते हैं वह स्वयं अपने आप उच्चरित होते हैं, अतः वह स्वर कहे जाते हैं। वह किसी अन्य की सहायता नहीं लेते हैं। अर्थात स्वयं राजन्ते इति स्वराः, ये आपका जो स्वयं खुद से, जैसे हम लोग कक्षा 3 में पढ़े थे कि वह भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसको हम टुकड़े नहीं कर सकते उसे हम अक्षर कहते हैं। उसी अक्षर को यहाँ पर स्वर कहा जाता है। न क्षरति इति अक्षरः। तो स्वयं राजन्ते इति स्वराः अर्थात जो स्वयं से उच्चरित होते हैं उन्हें हम स्वर कहते हैं। अग्रे अस्ति व्यंजनानि। व्यंजन्ते एभिर् इति व्यंजनानि। अत्र पश्यामः, व्यंजन्ते माने व्यंजित होते हैं, उच्चरित होते हैं। एभि, अत्र पश्यामः एभि, ये तृतीया बहुवचन का रूप है एभि। अर्थात एभि का तात्पर्य यहाँ पर स्वर से है। अर्थात स्वरों के द्वारा जो उच्चरित होते हैं, स्वरों के सहायता से जो उच्चरित होते हैं उन्हें हम लोग व्यंजन कहते हैं। तो अत्र अस्ति व्यंजन्ते एभिर् इति व्यंजनानि अर्थात स्वराणां सहायकम यत्र भवति तत्र व्यंजनम भवति। अर्थात व्यंजन्ते स्वरैः व्यंजनानि भवन्ति। अग्रे पश्यामः, अत्र पश्यामः स्वराः कति सन्ति। अत्र किंचित संस्कृत भाषायां वयं पठामः, यतोहि आगामी या परीक्षा भविष्यन्ति। परीक्षायां सामान्य रूपेण संस्कृत भाषायां प्रश्नाः आगमिष्यन्ति। अतः स्वराः कति सन्ति। अत्र पश्यतु स्वराः 13। अत्र पश्यामः स्वराः 13 अत्र, अर्थात स्वर कितने होते हैं 13। तो मित्रों यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग और विस्तृत चर्चा ये करेंगे। यदि टेट की परीक्षा में, सीटेट की परीक्षा में और आपके सुपर टेट की परीक्षा में यदि पूछा जाता है तो आप स्वर को 13 ही लगाएंगे। ऐसा इसलिए कि जो माध्यमिक
आपका परीक्षा प्राधिकरण का जो रेगुलेशन है उसमें 13 स्वर माने गए हैं, और हमारे प्राइमरी और जूनियर की जो विद्यालय हैं वहाँ पर भी 13 स्वर पढ़ाए जाते हैं। परंतु थोड़ा सा हम लोग चर्चा यहाँ पर ये करेंगे कि वस्तुतः जो हमारे पास मूल स्वर हैं, मूल स्वर जो हमारे पास हैं वह माहेश्वर सूत्र में अयूढ़, रील ऋक, ये 2 सूत्र हमको प्राप्त होते हैं। तत्र पश्यामः अयूढ़ रील ऋक अत्र भवति अक प्रत्याहारः, अत्र अक प्रत्याहारः यस्मिन् अ अकारः, इकारः, उकारः, ऋकारः, अपुनः ऋकारः। अत्र पश्यामः पंच सन्ति, एते पंच सन्ति, मूल स्वराः पंच सन्ति, अर्थात मूल स्वर कितने आपके हो गए 5। यदि यह परीक्षा में आता है कि मूल स्वर कितने होते हैं तो वहां पर आपका 5 उत्तर सही होगा। पुनः अग्रे पश्यामः, अग्रे अस्ति, अग्रे अस्ति सूत्रम एओं एवं, अत्र ए एंग एतत् अस्ति प्रत्याहारः। एंग प्रत्याहारे एकारः ओकारः, तो एकारः ओकारः ये दोनों जो अक्षर हैं यह गुण स्वर कहे जाते हैं। ये हमारे दोनों के दोनों अक्षर गुण स्वर कहे जाते हैं, क्योंकि ए का जो निर्माण हुआ है अ प्लस ई से, और पुनः ओ का जो हुआ है अ प्लस ओ, इसलिए ये गुण कहे जाते हैं। तो गुण स्वर हमारे कितने हो गए 2 हो गए, मूल स्वर हमारे कितने हो गए 5 हो गए। पुनः आते हैं अग्रे सूत्रम अस्ति, माहेश्वर सूत्रम अस्ति अयौच एतदस्ति, अत्र प्रत्याहारः भवति ऐच, तो अत्र अय और औ, ये दोनों अक्षर हमारे जो है वृद्धि स्वर कहे जाते हैं, वृद्धि स्वर। वृद्धि आदेश एक सूत्र होता है, वृद्धि आदेश, वहां पर ये दोनों प्रयोग होते हैं। तो अय और औ ये दोनों के जो अक्षर हैं, यदि आपसे पूछता है कि वृद्धि स्वर कितने होते हैं तो आप बताएंगे 2, यह गुण स्वर पूछता है तो आप बताएंगे 2, मूल स्वर कितने होते हैं हमारे 5। इस प्रकार से हमारे कितने हो गए 5 + 2 + 2, अर्थात ये कितने हो गए सब 9। अब यहां पर यह प्रश्न बनता है कि महर्षि पाणिनि के अनुसार कुल कितने स्वर हैं, तो आप क्या बताएंगे 9 है। उसके बाद कुल कितने स्वर आ जाए, यदि 13 और 9 आ जाए तो कुल स्वर में आप लगाएंगे 13, क्योंकि इसमें जैसे ही हम दीर्घ आकार को, दीर्घ इकार को और दीर्घ उकार को जैसे ही हम जोड़ देंगे और दीर्घ ऋकार को, तो 9 और 4 13, ये सब के सब 13 हो गए। तो इसलिए परीक्षा में यदि 13 आप ऑप्शन आता है, त्रयोदश आता है, तो आपका त्रयोदश सही हो जाएगा। यदि महर्षि पाणिनि के या महेश्वर सूत्र के अनुसार कुल कितने वर्ण होते हैं, कितने स्वर होते हैं, तो आप बताएंगे 9। कुल मूल स्वर कितने होते हैं 5, कुल गुण स्वर कितने होते हैं 2, कुल वृद्धि स्वर कितने होते हैं वह भी 2 होते हैं। इस प्रकार से हम प्रश्नों को हल करेंगे ताकि हमारा प्रश्न गलत ना हो। अग्रे पश्यामः, अग्रे अस्ति स्वराः कतिधा भवन्ति, अर्थात स्वराणां प्रभेदः कतिधा भवन्ति। अत्र पश्यामः, प्रथमम् अस्ति ह्रस्वस्वराः, द्वितीयं दीर्घस्वराः, तृतीयम् अस्ति अत्र प्लुतस्वराः। दीर्घस्वराः ह्रस्वस्वराः, अत्र पश्यामः ह्रस्वस्वराः
दीर्घ स्वराः, तृतीयम अस्ति प्लुत स्वराः, अर्थात ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। जहाँ पर सामान्य रूप से हम लोग पढ़े भी हैं, जानते भी हैं कि जहाँ पर हम छोटी मात्रा का प्रयोग करते हैं वहाँ पर ह्रस्व, जहाँ पर बड़ी मात्रा का प्रयोग करते हैं वहाँ पर दीर्घ, और जहाँ पर उससे भी बड़ी मात्रा का प्रयोग हो जाए वहाँ पर प्लुत स्वर हो जाता है। ये सामान्य सी चीज़ें हम जानते हैं, परंतु थोड़ा सा हम लोग महर्षि पाणिनि के अनुसार देखते हैं क्या स्थितियाँ हैं। अत्र पश्यामः ह्रस्व स्वराः अकारः, अत्र पश्यामः अकारः अर्थात ह्रस्व आकारः अस्ति, ह्रस्व इकारः अस्ति, ह्रस्व उकारः अस्ति, ह्रस्व ऋकारः, ह्रस्व लृकारः। तो कथम अस्ति एते स्वराः, कथम ह्रस्व स्वराः सन्ति? अत्र पश्यामः लिखितम् अस्ति, परिभाषा लिखितम् अस्ति, एक मात्रा कालिकः स्वरः ह्रस्व स्वरः, अर्थात ह्रस्व स्वराणाम उच्चारणार्थम एक मात्रा कालः आवश्यकः, अर्थात एषाम अक्षराणाम उच्चारणार्थम एक मात्रा कालिकः समयः अपेक्षितम् तत् ह्रस्व स्वराः कथ्यन्ते। पुनः येषाम् अक्षराणाम् उच्चारणार्थम एक मात्रा कालिकः समयः अपेक्षितम् तत् ह्रस्व स्वराः कथ्यन्ते, अर्थात जिसमें एक मात्रा का समय लगता है वे ह्रस्व स्वर कहे जाते हैं। यहाँ पर यही लिखा हुआ है, ह्रस्व स्वराणाम उच्चारणार्थम एक मात्रा काल है, अर्थात ह्रस्व स्वर के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, इसलिए वह ह्रस्व स्वर कहे जाते हैं। उसमें हमारे कौन कौन है? आकारः, इकारः, उकारः, ऋकारः, लृकारः, अर्थात अ, इ, उ, रि, लृ। पुनः अग्रे पश्यामः, अग्रे अस्ति दीर्घ स्वराः। अत्र पश्यामः दृश्यते, स्क्रीन मध्ये दृश्यते, अत्र पश्यतु आ, इ, उ, रि, ए, ऐ, ओ, औ एते स्वराः दीर्घ स्वराः सन्ति। कथं सन्ति? अत्र पश्यामः, अत्र अस्ति द्विमात्रा कालिकः स्वरः दीर्घ स्वरः भवति। दीर्घ स्वराणाम उच्चारणार्थम द्विमात्रा कालः आवश्यकः, अर्थात येषाम् अक्षराणाम उच्चारणार्थम द्विमात्रा कालिकः समयः अपेक्षितः ते दीर्घ स्वराः कथ्यन्ते, अर्थात जिन अक्षरों के उच्चारण में दो मात्रा का समय लगता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। तो ये दीर्घ स्वर की परिभाषा हो गई, द्विमात्रा कालिकः स्वरः दीर्घ स्वरः, अर्थात जिन अक्षरों के उच्चारण में दो मात्रा का समय लगता है उसे हम लोग दीर्घ स्वर कहते हैं। अग्रे पश्यामः, अग्रे अस्ति प्लुत स्वराः। अत्र पश्यामः, यथा उच्चारणं भवति प्रातः काले यदा व्यायामं भवति, योगा भवति, तत्र ओम इत्यादि उच्चारणं भवति, तत्र ओम यत् उच्चारणं भवति तत्र प्लुत स्वराः भवति। अत्र पश्यामः अ, इ, उ, रि, लृ, ए, ऐ, ओ, औ। तो ये है प्लुत स्वर है। प्लुत स्वर कौन होते हैं? अत्र पश्यामः त्रिमात्रा कालिकः प्लुत स्वरः, प्लुत स्वराणाम उच्चारणार्थम त्रिमात्रा कालः आवश्यकः, अर्थात येषाम् अक्षराणाम उच्चारणार्थम त्रिमात्रा कालिकः समयः अपेक्षितः ते स्वराः प्लुत स्वराः कथ्यन्ते, अर्थात जिन अक्षरों के उच्चारण में तीन मात्रा का समय लगता है, जैसे कोई व्यक्ति दूर होता है तो उसको हम लोग बुलाते हैं रमेश, इस प्रकार का उच्चारण जब करते हैं, मेष जो आता है तो हम तीन बार का उच्चारण वहाँ पर करते हैं सुरेश, या
ओम इस प्रकार का उच्चारण करते हैं तो वहां पर 3 मात्रा का समय लगता है, अतः उन्हें हम लोग पुल्लित स्वर कहते हैं। अग्रे पश्यामः। अग्रे एकम अत्र श्लोकम अस्ति, अत्र पश्यामः। एक मात्रा भवेत् हर्षो द्विमात्रो दीर्घम उच्यते त्रिमात्रास्तु प्लुतो ज्ञेयो व्यंजनम च अर्धमात्रिकम। अर्थात अत्र एक मात्रा भवेत् ह्रस्वो, यत्र एक मात्रा भवति, एक मात्रा अपेक्षितः तत्र ह्रस्वस्वरः भवति, यत्र द्विमात्रा अपेक्षिता तत्र दीर्घस्वरः भवति, यत्र त्रिमात्रा अपेक्षिता तत्र प्लुत स्वराः भवन्ति। व्यंजनम च अर्धमात्रिकम, अर्थात जो व्यंजन होते हैं वह अर्धमात्रिक होते हैं, वो आधे होते हैं। पश्यामः एक बार अत्र ज्ञेयो अस्ति, तो अत्र यथा आ अस्ति, पुनः आ अस्ति, पुनः आ, एकम अस्ति का वर्गः, व्यंजनम अस्ति का ख ग घ। अत्र पश्यामः, अत्र एक मात्रा अस्ति, अत्र द्विमात्रा, अत्र त्रिमात्रा। तो अत्र एक मात्रा अतः ह्रस्वस्वरः, द्विमात्रा अतः दीर्घस्वरः, अत्र त्रिमात्रा अतः प्लुतस्वरः अस्ति। पुनः अग्रे पश्यामः क ख ग घ। अत्र पश्यतु हलन्तस्य प्रयोगः अस्ति, अत्र हलन्त, अत्र हलन्त अस्ति, अतः एते अर्धमात्रिकम, अर्थात इसमें मात्रा आधी है, अर्थात यहाँ पर जो है हम जैसे ही स्वर का प्रयोग करेंगे, अर्थात क प्लस आ जैसे ही करेंगे तो यहाँ पर ये बनेगा का, अर्थात यहाँ पर स्वर का प्रयोग है जो हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। तो एक मात्रा भवेत् ह्रस्वो द्विमात्रो दीर्घम उच्यते त्रिमात्रस्तु प्लुतो ज्ञेयो व्यंजनम च अर्धमात्रिकम, अर्थात एक मात्रा ह्रस्व होते हैं, द्विमात्रा जहाँ पर प्रयोग की जाए वहाँ दीर्घ स्वर होते हैं, जहाँ पर 3 मात्रा का प्रयोग हो वहाँ पर प्लुत स्वर होते हैं। यत्र अर्धमात्रिकम, अर्थात ये व्यंजनानि सन्ति ते अर्धमात्रिकम भवन्ति। अग्रे पश्यामः, अग्रे अस्ति एषा सारणी, एका सारणी अस्ति, अत्र पश्यामः ह्रस्वस्वराः, अत्र अ इ उ रि लृ एते ह्रस्वस्वराः, एकं द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च, पञ्चस्वराः अत्र ह्रस्वस्वराः। पुनः दीर्घस्वराः एकं द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षड् सप्त अष्ट, अष्टस्वराः अत्र दीर्घस्वराः। पुनश्च प्लुतस्वराः संख्यकाः, अतः अनंत संख्या भवति प्लुतस्वराः स्वराणां, तो अतः ये स्वराः सन्ति तेषाम् अत्र प्लुत संख्या भवति, यथा अ इ उ रि लृ ए ऐ ओ औ। एते अत्र उच्चारणं भवति अ इ उ रि लृ ए ऐ ओ औ, इस प्रकार से हम इसका उच्चारण करते हैं। तो जहां पर यहां पर आप देखेंगे 3 मात्रा अतः प्लुत स्वर है। अग्रे पश्यामः, अग्रे अस्ति उच्चारण के आधार पर, यहां पर हम लोग देखेंगे स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो उच्चारण के आधार पर अभी हम लोगों ने मात्रा के आधार पर देखा, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ये मात्रा के आधार पर, जहां पर एक मात्रा वहां पर ह्रस्व, जहां पर 2 मात्रा वहां पर दीर्घ, और जहां पर 3 मात्रा लगी वहां पर प्लुत स्वर हो गए। अब हम देखेंगे उच्चारण के आधार पर जो तालु आदि हमारे मुख के अवयव हैं, जिनके आधार पर हम लोग उच्चारण करते हैं, तो उस प्रकार से यहाँ पर 3 प्रकार के होते हैं। त्रिधा भवन्ति, एकम सूत्रम अस्ति, अत्र पश्यामः, अत्र पश्यतु उच्चैः उदात्तः, ये सूत्र है जो अष्टाध्यायी के अध्याय 1 पाद 2 और उसका 29वां जो सूत्र है वह उच्चैः उदात्तः, अर्थात
उदात्त स्वर कौन होते हैं? जो सामान्य रूप से हम बोलते हैं, सामान्य रूप से जो भाषा का प्रयोग करते हैं, बोलते हैं, उसके उच्च अंश से जब हम उच्चारण करते हैं स्वरों का तो उसे उदात्त स्वर कहते हैं। अर्थात जो उच्चारण स्थानात उच्च स्थानात येषाम अक्षराणाम उच्चारणम भवति ते उदात्त स्वराः भवन्ति। अर्थात सामान्य उच्चारण स्थान से जब हम उच्च अंश से उसका उच्चारण करते हैं तो वहां पर उदात्त होता है। यथा यह सामान्य है, जैसे आ बोलेंगे, ये क्या है? ये उदात्त हो जाता है। या जो गायक होते हैं जब आलाप लेते हैं वहां पर उदात्त स्वर का प्रयोग करते हैं, अनुदात्त स्वर का भी प्रयोग करते हैं और स्वरित स्वर का भी प्रयोग करते हैं। तो नीचे ही अनुदात्त है। यह भी अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय के दूसरे पाद का यह 30वां सूत्र है। अर्थात जो समान रूप से हम उच्चारण करते हैं उसके नीचे वाले अंश से जब हम उसका उच्चारण करते हैं तो वह अनुदात्त स्वर कहा जाता है। पुनः समाहार स्वरितः, अर्थात ये दोनों का जो मिश्रण होता है, उदात्त और अनुदात्त का मिश्रण जो होता है वह स्वरित होता है। यह समाहार स्वरित जो सूत्र है, अष्टाध्यायी जो महर्षि पाणिनि के द्वारा रची गई व्याकरण की पुस्तक है उसके पहले अध्याय के दूसरे पाद का 31वां सूत्र है, समाहारः स्वरितः। अर्थात उदात्त अनुदात्त का जो मिश्र रूप है उसे स्वरित कहते हैं। उदात्ता नाम अनुदात्ता नाम मिश्र उच्चारण स्थानम स्वरितः इति कथ्यते। पुनः ये तीनों के तीनों जो आप देख रहे हैं, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, ये पुनः दो प्रकार के होते हैं। प्रत्येकम अनुनासिक अनुनासिकात्वाभ्याम द्विधा, अर्थात ये सब के सब दो दो प्रकार के होते हैं। अर्थात अनुनासिक अनुनासिक, अनुनासिक अनुनासिक, अनुनासिक अनुनासिक, इस प्रकार से ये दो प्रकार के होते हैं। अग्रे पश्यामः कथम अस्ति, कथम एतेषां प्रयोगः भवति। अत्र पश्यामः तद इत्थम, वह इस प्रकार का है। अत्र पश्यामः अ इ उ रि एषां वर्णानां प्रत्येकम 18 भेदाः, अर्थात जो अ है, ई, उ और रि है, इन सब का 18 भेद होते हैं। तो ये प्रश्न आया था 2019 के सुपरटेट में, प्रश्न पूछा गया था आ कितने प्रकार का होता है, तो वहाँ पर 18 लिखा गया था। जो लोग नहीं पढ़े थे, नहीं उसका ध्यान दिए थे, उनका प्रश्न गलत हो गया। तो ये आपके सामने ये सारणी दिख रही होगी। आ भी कितने प्रकार का होता है? 18 प्रकार का। ई 18 प्रकार का, पुनः उ 18 प्रकार का, पुनः रि 18 प्रकार का। तो यदि आ को पूछा गया तो रि को भी पूछा जा सकता है, उ को भी पूछा जा सकता है, यू को भी पूछा जाता है। ये सब 18 प्रकार। देखते हैं कैसे 18 प्रकार के होते हैं। हम यहां पर लिखते हैं, हम यहां पर एक आ लेते हैं, हम देखते हैं कैसे 18 प्रकार के हैं। यहां पर आ है, ये क्या है? ह्रस्व स्वर है। ये 3 प्रकार का होगा। सर्वप्रथम प्रथमम ह्रस्व, द्वितीयम दीर्घ, तृतीयम प्लुत। पुनः एते त्रिधा भवन्ति। अत्र एकम तो अस्ति, प्रथमम अस्ति उदात्त, अनुदात्त, पुनः भवति स्वरितः। तादृशः दीर्घमपि, तादृशः प्लुतमपि। तो एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पंच षड् सप्त अष्ट नव, इस प्रकार से ये 9 प्रकार के हो गए। पुनः ये दो प्रकार का भी हम लोगों ने पढ़ा है, अनुनासिक और अनानुनासिक। यह दो प्रकार के पुनः होते हैं। तो आप देखेंगे यहां भी 2 प्रकार का हो जाएगा, अनुनासिक और पुनः द्वितीयम अस्ति अननुनासिक। यहां भी 2 प्रकार का, अत्रपि द्विधा, अत्रपि तादृशः, अत्रपि तादृशः,
आहत्य कति भवन्ति, आहत्य 18। इस प्रकार से आ जो है 18 प्रकार का है। और इसी प्रकार से हम ई का भी निकाल लेंगे, ओ का भी निकाल लेंगे, री का भी निकाल लेंगे। ये सब के सब जो है, यदि प्रश्न आता है ई कितने प्रकार का होता है, ओ कितने प्रकार होता है, री कितने प्रकार, तो 18 प्रकार का कैसे होता है। पहले तो आ 3 प्रकार का हो गया, ह्रस्व दीर्घ प्लुत। पुनः ये 3 प्रकार के हो जाते हैं, उदात्त अनुदात्त स्वरित, उदात्त अनुदात्त स्वरित, उदात्त अनुदात्त स्वरित। इस प्रकार ये 9 प्रकार के हो गए। पुनः ये 2 प्रकार के होते हैं, अनुनासिक 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 अनुनासिक, पुनः 18 हो जाते हैं। अर्थात आकारस्य 18 भेदा भवन्ति, तादृशः ईकारस्य अपि 18 भेदा भवन्ति, तादृशः उकारस्य अपि, तादृशः ऋकारस्य अपि। तो ये स्पष्टता होनी चाहिए और हमारे प्रश्न गलत नहीं होने चाहिए। अग्रे पश्यामः। अग्रे अस्ति लृ वर्णस्य 12 तस्य दीर्घाभावात्। जो लृ वर्ण है, जो ये लृ आपका अक्षर है, ये संस्कृत भाषा में स्वर कहा जाता है, जबकि हिंदी भाषा में इसका प्रयोग ना के बराबर है। लृ जो है ये दीर्घ नहीं होता है। कभी कभी ये प्रश्न भी आया है एक कि लृ कितने प्रकार का होता है प्रथम रूप में, तो दीर्घ नहीं होगा। तो इसका मतलब यह है कि यह केवल आपका ह्रस्व हो जाएगा, दूसरा प्लुत हो जाएगा। ठीक है, फिर ये हो जाएंगे आपके उदात्त अनुदात्त अनुदात्त और पुनः स्वरित। तादृश प्लुत अपि भवति। अत्र उदात्त अग्रे अनुदात्तः पुनः अग्रे अस्ति स्वरितः। इस प्रकार से ये कितने प्रकार का हो गया, 6 प्रकार का। और फिर पुनः ये 2 प्रकार के हो जाएंगे, अनुनासिक 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 अनुनासिक। तो ये हो गए 12 प्रकार के। 12 भेदाः, लृकारस्य 12 भेदा भवन्ति। अर्थात अभी आ ई उ री का हम लोगों ने 18 भेद पढ़ा, परंतु लृ वर्ग का केवल 12 भेद होते हैं। वो कैसे होते हैं, क्योंकि यहाँ पर दीर्घ का अभाव होता है। यह दीर्घ वर्ण नहीं होता है, केवल ह्रस्व और प्लुत होता है। फिर इनके 3 भेद होते हैं, उदात्त अनुदात्त स्वरित, उदात्त अनुदात्त स्वरित। पुनः ये अनुनासिक अनुनासिक भेद से 2 प्रकार के हो जाते हैं। और इस प्रकार ये लृ वर्ण जो है 12 प्रकार का होता है। अग्रे पश्यामः। अग्रे अस्ति एचाम अपि वर्णस्य 12 तेषाम ह्रस्वाभावात्। अर्थात एचाम, एचाम का तात्पर्य क्या है, एच प्रत्याहार है प्रथमम। कहां से प्रत्याहार आया, सूत्रम अस्ति ए ओंग पुनः आई औच। ये 2 सूत्र हैं हमारे पास। अस्माकं पार्श्वे सूत्र द्वयं भवति, एकम अस्ति एवं द्वितीयम अस्ति अयौज। तो अत्र पश्यामः, एवं सूत्रस्य प्रथम वर्णम ए, द्वितीयं वर्णम अस्ति चकारः। तो एच प्रत्याहारे अक्षराः सन्ति ए ओ ऐ औ। अत्र लिखितम् अस्ति एचाम अपि। अर्थात एच प्रत्याहार के अंतर्गत जो अक्षर आ रहे हैं उन वर्णों का भी अत्र अस्ति। क्योंकि लृ का हम पढ़ चुके इसलिए भी का प्रयोग किया। इन वर्णों का भी 12 भेद होते हैं, क्योंकि तेषाम ह्रस्व अभावात्। अत्र पश्यामः, ह्रस्व अभावात् अर्थात इनके जो है ह्रस्व नहीं होते हैं। लृ का दीर्घ नहीं होता और इन वर्णों के ह्रस्व नहीं होता है। इस प्रकार से यह जो है 12 प्रकार के हो गए। यथा ह्रस्व नहीं है तो दीर्घ और प्लुत, 2 प्रकार का प्रथम रूप से। प्रकार द्वयं भवति, दीर्घम प्लुतम। पुनः प्रकार त्रयं भवति, उदात्त अनुदात्तः स्वरितः, उदात्त अनुदात्त स्वरितः। पुनः प्रकार द्वयं भवति, अनुनासिक अनुनासिक। इस प्रकार से ये 12 प्रकार के होते हैं। यदि ये प्रश्न आता है ए कितने प्रकार का, तो 12 लगाएंगे, ऐ ओ और औ। अग्रे पश्यामः।
एतद् महत्वपूर्णम् अस्ति। तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णम एकम सूत्रम अस्ति। महर्षि पाणिनि के अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का 9वां सूत्र है और यह सूत्र है तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, अर्थात प्रयत्न के तुलना में सवर्ण होते हैं। यहां पर लिखा है ताल्वादि स्थानम अभ्यंतर प्रयत्न चेत्यद द्वयम यस्य एन तुल्यम तन्मिथ सवर्णम संज्ञा स्यात्। सवर्ण संज्ञा होती है, यहां पर लिखा है सवर्ण संज्ञा होती है। तन्मिथम माने परस्पर आपस में, तुल्यम एन यस्य जिसका तालु आदि स्थान से एक ही स्थान प्रतीत होता है उच्चारण में अभ्यंतर प्रयत्न से, तो वहां पर सवर्ण संज्ञा होती है। केवल यहां पर इंगित यह किया गया है जो हमारा री है और दूसरा हमारा री है, ये दोनों का जो उच्चारण स्थान लगभग समान होता है, मूर्धा से होता है। हम लोग अभी उच्चारण स्थान में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मूर्धा से होता है। तो यहां पर यह बताने का प्रयास किया गया है री जो है 12 प्रकार का और री जो है 18 प्रकार का, ये कुल दोनों मिलाकर के 30 प्रकार का हो जाता है। तो यदि प्रश्न आता है तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम सूत्र के अनुसार री कितने प्रकार का होता है, तो 30 प्रकार का लिखेंगे। यदि केवल इतना पूछे कि री कितने प्रकार का होता है तो 12 प्रकार का लिखेंगे। पुनः प्रश्न यदि आ जाए तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम सूत्र के अनुसार री कितने प्रकार का होता है तो 30 प्रकार का। अर्थात इस सूत्र के अनुसार यदि प्रश्न आता है तो री भी 30 प्रकार का होगा और आपका ये री भी 30 प्रकार का होगा। अन्यथा इस प्रकार से समान रूप से यदि प्रश्न पूछता है तो री 12 प्रकार का और री 18 प्रकार का होता है। ये प्रश्न हमारा संभावित है, आ सकता है कि री कितने प्रकार का होता है या तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम के अनुसार, अर्थात ये प्रयत्न से जो उच्चारण हम करते हैं लगभग समान है और समान स्थान से जब उच्चारण होता है तो वह परस्पर सवर्ण हो जाते हैं। अतः ये जो री और री है ये दोनों मिलकर 30 प्रकार के होते हैं। अतः ये प्रश्न आपको गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। पुनः मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। नमस्कार। टॉपर्स क्लब IAS अकादमी नामक हमारा जो YouTube चैनल है इसको आप सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, ताकि हम इससे अच्छा वीडियो आपको दे सके, हमारी टीम आपके भविष्य के लिए कार्य कर सके। तब तक के लिए नमस्कार।